बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चे, आज फ़िज़िक्स क्लास 10th चैप्टर 18 का जो हमारा टॉपिक है वो है हैज़र्ड्स ऑफ रेडिएशन। ये चीज़ आप अच्छे से समझते और जानते होंगे कि दुनिया के अंदर जिन चीज़ों के कुछ अगर फ़वाइद हैं तो कुछ ना कुछ थोड़े ही सही लेकिन नुकसानात भी हैं। जैसा कि हमने न्यूक्लियर रेडिएशंस के बारे में स्टडी किया कि उसके हमने कुछ फ़वाइद पढ़े मेडिकल फील्ड के अंदर। कार्बन डेटिंग में हमने देखा, मेडिकल फील्ड की एग्जांपल अगर आपके माइंड में हो तो कोबाल्ट 60 हमने एग्जांपल स्टडी की थी जो कि कैंसर के इलाज के अंदर इस्तेमाल होती है। तो जिस तरह से उसके कुछ फ़वाइद थे उसके कुछ ना कुछ नुकसानात भी हैं। तो आज हम वही नुकसानात उसके डिस्कस करते हैं। हैज़र्ड्स मीन ख़तरात। हैज़र्ड्स ऑफ रेडिएशन मतलब कि रेडिएशन के जो ख़तरात हैं। रेडिएशन बर्न्स मेनली ड्यू टू बीटा एंड गामा रेडिएशन विच मे काज रेडनेस एंड सोज इन द स्किन। मतलब रेडिएशन की वजह से हमारी स्किन जल सकती है, रेड हो सकती है, स्पेशली जो बीटा एंड गैमा रेडिएशंस हैं। क्योंकि ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि जो गैमा रेडिएशन है वो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होती हैं, वो जाके आपके टिश्यूज़ तक को डैमेज कर सकती है। जबकि जो अल्फ़ा है वो बहुत ही कम पेनिट्रेटिंग है, वो आपकी स्किन तक ही मैक्सिमम पहुंच पाएगी, तो वो आपको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन बीटा एंड गैमा काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है तो वो आपकी स्किन को जला सकती हैं। इसी तरह से इसकी अगर फर्दर हम नुकसान देखें, स्टेरिलिटी मतलब उर्दू में अगर कहा जाए बांझपन, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन मतलब इससे बच्चे पैदा करने की जो ख़ास तौर पे ख़वातीन की सलाहियत होती है वो ख़त्म हो सकती है इन रेडिएशन के अफेक्ट की वजह से। जेनेटिक म्यूटेशंस इन बोथ ह्यूमन एंड प्लांट्स, सम चिल्ड्रन आर बोर्न विद द सीरियस डिफॉर्मिटीज़। मतलब जहाँ पर इन रेडिएशन का अफेक्ट होगा वहाँ पर जो बच्चे पैदा होंगे वो माजूर पैदा हो सकते हैं। आप लोग शायद जानते होंगे ये जो जापान की वर्ल्ड वार हुई थी उसके अंदर कुछ न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किए गए थे। तो कहा जाता है कि कई सालों तक, शायद अब तक भी वहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो कि जहनी तौर पर माजूर होते हैं या जिस्मानी तौर पर भी माजूर वो हो सकते हैं। तो मतलब इतना ज़्यादा इनके खतरात हो सकते हैं। इसी तरह से ल्यूकेमिया, आप अगर ये रेडिएशन आपके टिश्यूज़ के अंदर चली जाती हैं तो आपको ब्लड कैंसर का इशू हो सकता है। इसी तरह से ब्लाइंडनेस और फॉर्मेशन ऑफ कैटरैक्ट इन आई। कैटरैक्ट बच्चे क्या होता है, ये आपकी आई के अंदर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा क्लाउडी सा एक झल्ली बन जाती है, मतलब आपकी जो नज़र है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अब जहाँ पे चीज़ों के नुकसानात होते हैं उनसे बचने के भी कुछ तरीके होते हैं, तो वो प्रिकॉशंस हम पढ़ लेते हैं कि अगर हम कुछ एहतियातें कर लें तो इन नुकसानात से हम बच सकते हैं। वो क्या हैं? वो एहतियातें ये हैं, द सो शुड ओनली बी हैंडल्ड विद टोंग्स एंड फोर्सेप्स। टोंग्स एंड फोर्सेप्स आपने देखा होगा जिस तरह से मेडिकल फील्ड के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह कैंची होती है, सीजर होती है, उस तरह की ये होते हैं। इनके ज़रिए आप जो रेडी एक्टर हैं, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, उनको आप उठा सकते हैं, जैसे आपको डायग्राम में भी ये नज़र आ रहा होगा। इस तरह से द यूज़र शुड यूज़ रबर ग्लव्स एंड हैंड्स शुड बी वॉश केयरफुली आफ्टर एक्सपेरिमेंट। अगर आप इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको जिस तरह आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए, टोंग्स एंड फॉर्सेप का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसी तरह से आल रेडियो एक्टिव सोर्स शुड बी स्टोर्ड इन द थिक लेड कंटेनर। ये आपको जो बॉक्स नज़र आ रहा है इसके अंदर लेड, अंदर की साइड पे लेड लगा होता है। लेड जो है एक ऐसा मटेरियल जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को लेड के कंटेनर के अंदर प्लेस करेंगे तो रेडिएशन बाहर की तरफ नहीं आएंगी। नेवर पॉइंट अ रेडियो एक्टिव सोर्स टूवर्ड अ पर्सन। मतलब आप कहीं पर लैब के अंदर मौजूद हैं और रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ आप वर्क कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना कि आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट उठा के दूसरी की तरफ इशारा करना शुरू कर दें। तो आपने इस चीज़ से भी अवॉइड करना है। इसी तरह से फ्रीक्वेंट
विजिट टू द रेडिएशन सेंसिटिव एरिया शुड बी अवॉइडेड। मतलब जहाँ पे आपको पता है कि रेडिएशन मौजूद हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो वहाँ पर कम से कम जाया जाए। और जो लोग वहाँ पर वर्क करते हैं वो प्रॉपरली उनको पता होता है प्रिकॉशंस का, तो वहाँ पर वो भी सेफ्टी मेजर्स को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर जाएं। और दूसरा, ये आपको सैंपल नज़र आ रहा होगा, ये सैंपल जहाँ पर भी नज़र आपको आए तो इसका मतलब ये है कि उस प्लेस पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद हैं। बच्चे आपका चैप्टर एंड हो गया, तो आज हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कर लेते हैं। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक मास। इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जब डिफरेंट होगा तो उसका एटॉमिक मास भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये एक ही चीज़ है, और इलेक्ट्रॉन का हमने इसके अंदर कोई इस तरह की बात स्टडी नहीं की थी। इसी तरह से वन ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम इज 92 to 38 यूरेनियम। मतलब इस तरह से आपके पास यूरेनियम के आइसोटॉप्स होते हैं। एक आइसोटॉप हमने कल भी स्टडी किया था लास्ट टॉपिक के अंदर, तो वो हमारे पास 235 था, 238 भी उसका आइसोटॉप होता है। वो कहता है अगर आपके पास ये आइसोटॉप है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन आइसोटॉप इज, तो न्यूट्रॉन की तादाद कितनी होगी। बच्चे ये 238 आपका एटॉमिक मास होता है, मतलब जो आपके ए की वैल्यू होती है, और ये आपके पास एटॉमिक नंबर होता है, मतलब कि प्रोटॉन। ये आपके पास है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये अकेला प्रोटॉन। तो 238 में से आप 92 को माइनस कर देंगे तो आपको 140 इसका आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैव मोर पेनिट्रेटिंग पावर। ये चीज़ हम स्टडी कर चुके थे, जहाँ पर हमने अल्फा बीटा गैमा डिके के बारे में स्टडी किया था, उनकी प्रॉपर्टीज़ हमने आयनाइजिंग पावर एंड पेनिट्रेटिंग पावर स्टडी की थी। तो इसके अंदर हमारे पास गैमा रेज ऐसी रेज होती हैं जिनकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। ये मैंने उसकी छोटी सी एग्जांपल भी कोट कर दी कि अल्फ़ा की सबसे कम, बीटा की उससे ज़्यादा, और गैमा की सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। तो बच्चे नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है, व्हाट हैपन्स टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट विच इमिट एन अल्फा पार्टिकल। बच्चे जब अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो आपका जो एलिमेंट होता है उसके अंदर दो वैल्यूज कम होती हैं एटॉमिक नंबर की, एंड 4 वैल्यूज कम होती हैं एटॉमिक मास की। तो यहाँ पर उसने हमसे एटॉमिक नंबर का पूछा, तो इसमें एटॉमिक नंबर कितना डिक्रीज हो जाएगा, 2 वैल्यूज इसकी डिक्रीज हो जाएंगी। तो इसका हमारे पास सही ऑप्शन होगा सी। इस तरह से पांचवा, द हाफ लाइफ ऑफ सर्टेन आइसोटोप इज 1 डे। वो कहता है एक आपके पास आइसोटोप है, उसकी हाफ लाइफ 1 दिन है। मतलब क्या हुआ कि 1 दिन में वो आधा रह जाएगा। जैसे अगर एग्जांपल ले लें, मैं कहता हूँ आपके पास कोई आइसोटोप है और उसकी अमाउंट आपके पास 100 एलिमेंट्स हैं, हाफ डे है, 1 दिन है, तो 1 दिन के बाद उसकी कितनी वैल्यू रह जाएगी, 50। अब वो कहता है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ आइसोटोप आफ्टर 2 डेज। अब जाहिर सी बात है 1 दिन में उसकी वैल्यू आधी रह गई है, मतलब वो आपके पास कितना हो गया, 50। तो 2 दिन के बाद 50 का भी हाफ होगा, मीन्स के 25। तो चौथा हिस्सा रह जाएगा, मतलब हाफ का भी हाफ, 1/4 इसका राइट आंसर है। When uranium 92 proton eject a beta particle, how many proton will be in the remaining nucleus? अब जब आपके पास बीटा डीके होता है तो उसके अंदर प्रोटॉन की एक वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अल्फा डीके के अंदर आपके पास 2 वैल्यूज प्रोटॉन की डिक्रीज होती हैं, जबकि बीटा डीके में एक इंक्रीज होती है। तो मतलब 92 है तो ये कितना होना चाहिए फिर, 93। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से सातवां न्यूमेरिकल एमसीक्यूज, रिलीज ऑफ एनर्जी बाय सन इज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ये भी हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी कर चुके थे कि फ्यूजन रिएक्शन जो होते हैं वो सन के अंदर हो रहे होते हैं, मतलब सन से आने वाली जो रेडिएशन हैं या जो एनर्जी है वो किसकी रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का। इसी तरह से आठवां एमसीक्यूज है हमारे पास, व्हेन हैव ए न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियाई द प्रोसेस वुड। अब जब आपके पास ये जो रिएक्शन होता है ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है। अब न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है तो कौन सी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, रिलीज न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती न्यूक्लियर,
केमिकल रिएक्शन तो वैसा नहीं होती, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमने जितने भी रिएक्शन स्टडी किए हैं उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है। ये डिफरेंस याद रखेंगे आप लोग कि जिस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है, और जिसके अंदर खुद न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है वो न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाता है। लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द रीजन कार्बन डेटिंग वर्क्स इज डैट, मतलब कार्बन डेटिंग किस वजह से काम करती है, हम उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। कार्बन डेटिंग के हवाले से भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई इशू हो तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो बच्चे इसका सही आंसर है, आफ्टर अ प्लांट और एनिमल डाइज इट स्टॉप टेकिंग इन अ फ्रेश कार्बन 14। अब जो हमारे पास कार्बन 14 है वो आप जानते हैं पौधों के अंदर मौजूद होती है और इंसानों के अंदर भी उसकी कुछ ना कुछ मिकदार मौजूद होती है। तो अब जब आप नॉर्मल कंडीशन में, मतलब आपके प्लांट्स या एनिमल लाइव हैं, लिव हैं, जिंदा हैं, तो उस वक्त तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रेश इनहेल भी कर रहे होते हैं, निकाल भी रहे होते हैं, तो उसके अंदर डिके नहीं होता। लेकिन जब आपके डाई हो जाते हैं तो डाई होने की वजह से फ्रेश कार्बन वो नहीं ले पाते, तो इस वजह से कार्बन डिके होना शुरू हो जाता है। तो आप उस कार्बन की अमाउंट का कंपैरिजन करके अपनी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, और इस तरह से कार्बन डेटिंग आप यूज़ कर सकते हैं। तो ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं।